इसके प्रेसिडेंट मौलाना अताउर रहमान वाजिदी जो मेरे बगल में बैठे थे और उसी संगठन में काम करते हैं जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब औरंगाबाद। इस संगठन का काम बहके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाना, क्योंकि इस्लाम में इस्लाम में ये बताया गया कि इंसान की पैदाइश किस लिए की गई है। अल्लाह की इबादत करना, भगवान की पूजा करना और गलत रास्ते के लोगों को सही रास्ते पर लाना, और दुनिया में इंसान कौन सी जिंदगी गुजारे, कैसे रहे, पैदा होने से मरने तक उसको एक सबक सिखाना, ट्रेन करना, ये असल मकसद है। इसका असल मकसद है ये। तो बहुत सारे लोग देखिए, हर ज़माने में और हर मज़हब में लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो अपनी धर्म के खिलाफ काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान धार्मिक ही हो। मुसलमान में भी गलत हैं, दूसरे धर्म में भी गलत हैं, परंतु अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। उसी तरह से वहदत इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मौलाना साहब उन्होंने एक माना के अंदर, माना जो मुर्तज़ापुर तालुका में अकोला डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है, माना में इन्होंने 18-19 तारीख को सोहबत सालिहीन, उर्दू में एक लफ्ज़ है सोहबत सालिहीन, मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना, अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, इस तरह का एक नाम से एक कार्यक्रम किया। और उसी शहर में एक और जलसा था मस्जिद में, जो तबलीग जमात का जलसा। तबलीग वाले कहते हैं कि हम ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करते हैं, हम दुनिया की बात नहीं करते। हमारा काम है कि इंसान जो है सिर्फ इबादत करे, भगवान को या अल्लाह को याद करे। उनको ना गवर्नमेंट से कोई मतलब है, ना पुलिस से कोई मतलब है, ना सरकार किसकी चल रही इससे कोई मतलब नहीं। इस तरह 2 जलसे वहाँ थे। जलसा हो गया आराम से, कोई छुप के नहीं था, ओपन था मस्जिद के अंदर। माइक पे ऐलान हुआ था कि मौलाना साहब आ रहे हैं, आप लोग आइए, मौलाना साहब के साथ बैठ करके मौलाना साहब की बातें सुनिए। पुलिस भी थी वहाँ पे, सब कुछ हो गया। लेकिन जो आज देश में आतंकवादी हमले की आशंका जताई जा रही है, मुझे लगता है उसी के मद्देनज़र देश में चौकसी हो रही है, चारों तरफ चेकिंग भी हो रही है। कुछ पुलिस वालों को हत्थे चढ़ गए, कुछ लोग जा रहे थे वहाँ से निकल रहे थे, आगे रास्ते में चेकिंग में, जहाँ नाके पे चेकिंग होती है, पुलिस चेकिंग के अंदर लोगों ने रोका और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद ये कहा कि ये लोग सिमी के नाम से दूसरी संगठन बना रहे हैं और देश में फिर सिमी बैंड है, इससे दूसरे नाम से फिर सिमी के लोग एक्टिव होकर के इस देश में आतंकवादी गतिविधियों से लग रहे हैं। मैं पूरी ताकत के साथ, कौमी मजलिस शुरा इसकी निंदा करती है। यदि कोई भी शख्स इस देश में आतंकवादी है तो उसको किसी जात, किसी बरादरी, किसी रिलीजन से जोड़ने की जरूरत नहीं, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। हमारी डिमांड है पहले से। परंतु किसी को खुश करने के लिए किसी को पकड़ करके आतंकवादी कह करके इस देश में नफरत पैदा करने का काम सरकार बंद करे, ये मेरी डिमांड है। 2001 में सिमी पर पाबंदी लगी थी। सरकार के पास कुछ होगा प्रूफ तो सरकार ने लगाई होगी। मुकदमा चला, ट्रिब्यूनल के जज 8 साल के बाद एक फैसला दिया उन्होंने, और उसके वकील थे सलमान खुर्शीद, जो आज माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। सलमान खुर्शीद साहब उसके वकील थे। 8 साल मुकदमा चलने के बाद जज साहब ने कहा कि सिमी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मैं बड़ा चिंतित हो गया, या सिमी के लोग इतने बड़े आतंकवादी हैं जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं। सिमी के लोगों को इतना बड़ा आतंकवादी कहा जा रहा है। इतनी बड़ी सरकार, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी फोर्सेस लगी हुई है और इस पर बैंड लगाया गया, पूरे देश में हाहाकार मच गई, और मुकदमा चलने के बाद नील बेटा सन्नाटा, साला कोई एविडेंस ही नहीं। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है सिमी के नाम पर। सरकार ने उसी सेम डे जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आया। हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि 2001 में सिमी पर कोई बम ब्लास्ट का मुकदमा नहीं था,
153 के मुकदमे थे। लेकिन अभिनव भारत, जो संघ परिवार के लोग नए नए नाम से संगठन बना करके, और न्यू बॉम्बे का बम ब्लास्ट, थाना का ब्लास्ट, और अभी मालेगांव का जो पिछले ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद परभनी, जालना, इन जगहों के ब्लास्ट में उनका नाम आया और लोग पकड़े गए, जेल में हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पांडे पुरोहित, और उनका स्टेटमेंट है कि पूरे उनके थाईलैंड में, नेपाल में उनके लोग हैं, उनके कांटेक्ट हैं। लेकिन अभी तक अभिनव भारत पर कोई भी बैंड लगा नहीं। जैसे लग रहा है कि जानबूझ करके इस देश में कहीं न कहीं पक्षपात किया जा रहा है। अब इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पर इलेक्शन में मेजॉरिटी के लोगों को खुश करने के लिए मुसलमानों को सीमी के नाम पर जबरदस्ती पकड़ करके ये सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ी खुली नाइंसाफी है, और मुझे लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है, पुलिस सीरियस नहीं है आतंकवादियों को पकड़ने में। ये सिर्फ किसी को भी पकड़ करके आतंकवादी कह करके जेल में डाल रहे हैं। यही दाढ़ी वाले, यही मौलवी लोग, यही वो लोग जिनको सीनी और मुस्लिम संगठन के लोगों को जो आज आतंकवादी कहा जा रहा है, इन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। तारीख के पन्नों को अगर उठाकर देखा जाए तो इस मुल्क में 70,000 मौलवी लोग, जिनको आज कट्टरपंथी कहा जा रहा है, जिनको देशद्रोही और दाढ़ी वाले के नाम से बदनाम किया जा रहा है, 70,000 मुसलमानों को इस देश में सिर्फ अंग्रेज़ों को रोकने के लिए, अंग्रेज़ इस देश से भाग जाएं, उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, इसके लिए इनको शहीद किया गया था और मौलवी खत्म हो गए थे इस देश में। उन्हीं मौलवियों को आज सीमी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ, और मैं देश में दिल्ली सरकार से, श्री मनमोहन सिंह जी से लेकर सोनिया जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज माइनॉरिटीज़ के लोगों ने खुल करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, और कांग्रेस पार्टी अगर आज एक ज़माने के बाद पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के लोगों ने वोट पूरा दिया है, सत्ता में आई, उसके बाद माइनॉरिटी के साथ जबरदस्ती बगैर इंक्वायरी के वो किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने पकड़ा है, अगर वो दोषी ठहरते हैं तो उनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि इस देश में 20 करोड़ मुसलमानों को भी लगे कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। ये मेरी मांग है। मेरे बगल में मौलाना साहब बैठे हैं, जो इस संगठन के प्रेसिडेंट हैं, आप इनसे सवाल पूछ लीजिए। इसलिए हमने आज बुलाया था। हमने सुना है कि हम लोगों ने जब प्रेशर डाला यहाँ पर, जब हमने असली तो हमको नितिन राउत साहब से जो हम मिले, तो उन्होंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन आई है कि जब मस्जिद में तकरीर हो रही थी, भाषण हो रहा था, तो एक आदमी ने कहा कि सीमी के नाम पर हमें बहुत परेशान किया गया, अब हम नए संगठन बना करके हम बदला लेंगे और ज़रूरत पड़े तो बंदूक भी चलाएंगे। ये वर्डिंग है उनकी। बोले हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी वर्डिंग किसी ने भी वहाँ मस्जिद में तकरीर किया हो और उसका एविडेंस मिल जाए, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। परंतु मस्जिद में ऐसी बात हुई ही नहीं है, बिल्कुल बेसलेस बात कर रहे हैं। और जिस पुलिस वाले ने ये बात होम मिनिस्टर को, सरकार को बताई है, उस पुलिस वाले से उसका एविडेंस मांगा जाए, और अगर एविडेंस नहीं देता है तो उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये नफरत फैलाने का काम हो रहा है। पूरे मराठवाड़ा साइड में, महाराष्ट्र में मुसलमान फिर परेशान हो गया है कि हमें जबरदस्ती सीमी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मैं मौलाना साहब को देता हूँ, आप इनसे जो सवाल पूछना चाहे, मुझसे पूछना चाहे, आप पूछ सकते हैं। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, मैं वहदत इस्लामी के आगे हैसियत में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और अपने इरादे अजीज जनाब
अबू आसिम साहब का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ शिरकत फरमा कर हमारी बात आपके सामने रखी। ये दुनिया की तारीख भी गवाह है और आजकल के हालात भी, कि किसी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, किसी जमात की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि आपस में मोहब्बत और हमदर्दी का ताल्लुक़ हो। जिस तरह ये बात सही है, इसी तरह ये बात भी सही है कि नफ़रत फैलाकर उसके बदले में मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती, और जुल्म ढाकर हमदर्दियाँ नहीं मिला करती। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया में और जगह भी और ख़ुद हमारे इस मुल्क में भी, जिसका पत्ता पत्ता इस बात की गवाही दे रहा है कि ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, हम सब यहाँ बराबर के हकूक़ रखते हैं। और बक़ौल एक शायर के कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने बाग, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। 1000 बरस की तारीख़ को आप कैसे बदल देंगे? हम यहाँ रह रहे हैं और इसे वतन अजीज़ की हैसियत से इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग मिलजुल कर तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले चुके हैं। उसके बावजूद कुछ लोगों ने जिस तरह पहले कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई, नफ़रत का माहौल पैदा किया, उन्हें बदनाम किया, और हज़ारों बरस तक यहाँ के करोड़ों इंसानों के साथ जानवरों से बुरा सलूक किया गया। इसी तरह से बदकिस्मती की बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर ऐसी मेंटलिटी के लोग, ऐसी ज़हनियत के लोग मौजूद हैं, और कुछ संगठन हैं जो यहाँ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासत की दुकान चमकाना चाहते हैं। अभी हमारे बिरादर अजीज़ ने आपको बताया कि इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में अगर आप हिसाब लगाएं, हकीकत तो यह है कि सबने हिस्सा लिया है। हम ये नहीं कहते कि किसी एक फ़िरक़े ने हिस्सा लिया है, लेकिन अगर आप तनासुब देखेंगे, उसका रेशो देखेंगे, तो यहाँ 70,000 की तादाद आपके सामने है। उसके अलावा और बहुत सी मुसीबतें, दरियाई शोर की सज़ा यानी काले पानी की सज़ा, फांसियों पर लटकना, जागीरों का छिन जाना, ख़ानदानों का बर्बाद हो जाना। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो सबसे आगे मैं कह सकता हूँ कि उसमें मुसलमान ही नज़र आएंगे, और मुसलमानों में उलमाए दीन नज़र आएंगे। आज उन्हीं उलमाए दीन के नक्श कदम पर चलने वालों को, यानी वो लोग जो इस मुल्क में इस्लाम के साथ और ईमान के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं, कुछ लोग ज़मीन तंग कर देना चाहते हैं। सिला से नफ़रत फैलाई जाती है, और नफ़रत फैलाकर लोग अपनी नापाक सियासत की दुकान चलाना चाहते हैं। कुछ दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और हम इस मुल्क के अंदर एक कौम की हैसियत से सबको ज़िंदा रहने का हक़ देते हैं, यहाँ एक दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जो खुल्लम खुल्ला नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं। ऐसी एक ज़्यादती 2001 में हुई, यानी सिमी पर बैन लगाया गया। मैं सिमी का वकील नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जो कुछ उसके बारे में किया गया है वो बेशतर इमेजिनरी है, फास्ट प्रोपेगेंडा है। आज 8 साल के बाद ये बात खुल गई है कि ट्रिब्यूनल ने बाकायदा ये बात तय कर दी है, ये डिसीजन दे दिया है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाही नहीं है, बैन उठ चुका है उस तंजीम पे से। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उसे पेंडिंग में डाल रखा है, ये एक अलग मैटर है। मैं वहदत इस्लामी के खादिम की हैसियत से कह देना चाहता हूँ कि वहदत इस्लामी एक तंजीम है, एक तहरीक कहिए, और जैसा कि नाम से जाहिर है वो इस्लाम के लिए काम करना चाहती है। हमारे 3 काम ख़ास हैं। पहली बात तो यह है कि हम इस्लाम की तबलीग चाहते हैं, इस्लाम का तारुफ चाहते हैं, इस्लाम की दावत लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसलिए कि मज़हब पर किसी का इजारा नहीं है, सच्चाइयाँ किसी कौम की जायदाद नहीं हुआ करती, जो सच्चाई है वो सब के लिए है। इस्लाम पूरे इंसानों के लिए आया है। कुरान हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानों की हिदायत के लिए आया है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है पूरी इंसानियत के लिए। आपको हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, तमाम इंसानों की हिदायत के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा गया है। उसी मिशन के लिए कुछ खिदमत हम लोग अंजाम देना चाहते हैं और उसी के लिए हम अपने नौजवानों का भी ख़ास तौर से और पूरे जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी इस्लाह और तरबियत का काम करते हैं, उनके नफूस के तज़किये के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है, लेकिन जो कोशिशें हमारी हैं वो इसी पर मुनहसिर हैं, इन्हीं खुतूत पर आधारित हैं। उसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं मुल्क के जनूबी हिस्से में दौरे पर गया था। वहाँ से वापसी पर माना गांव जो है उसके में एक आम खुली मस्जिदों में साजिशें होती हैं। अगर आप ये कहकर मस्जिदों को बदनाम करेंगे तो फिर तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मस्जिद आम होती है, उसके वहाँ कोई गेट पास नहीं बनता, वहाँ आम आदमी जा सकते हैं। चुनाचे जो कुछ वहाँ पर हुआ वो कुरान और हदीस की रोशनी में एक प्रोग्राम हो रहा था, तरबियत का, तज़किये का। जो लोग ज़्यादा इल्म रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, उनकी सोहबत में लोगों को बैठने का मौका मिले। अगर वो कुछ जानते नहीं तो उसके लिए पूछ लें। इस तरह की मजलिसें हम लोग करते रहते हैं। ऐसी एक मजलिस माना की मस्जिद में हो रही थी। लोग खैर आफियत वहाँ से वापस लौटे तो रास्ते में ही मुझे पता चला, बाद में मैं तो ट्रेन से जा चुका था, कि लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। ये खुली हुई ज़्यादती है। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को अनकंडीशनली और बगैर किसी डिले के फ़ौरन छोड़ा जाए। ये हमारा मुतालबा है। इस सिलसिले में कोई बात अगर आप पूछना चाहेंगे प्रेस के हमारे दोस्त जो हैं, तो मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ, वैसे खादिम के वैसे इस्लामी के। लेकिन इतनी बात कह देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी कि आप पहले गिरफ्तार करते हैं, बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम बेसलेस होते हैं। 8 और 9 साल के अरसे के बाद पता चलता है कि जिसको आपने मुल्जिम ठहराया था, जिसको कि गर्दन मारने की तैयारियां कर रहे थे, वो तो बेकसूर निकला। दिल्ली हाई कोर्ट की रैंक के जज गीता मित्तल जो है, उनका स्टेटस जो है हाई कोर्ट के बराबर। उस ट्रिब्यूनल ने बाकायदा अपना एक बहुत तफसीली फैसला दे दिया। और इस वक्त हकीकत ये है कि उस तंजीम पर भी कोई पाबंदी ईमानदारी से नहीं बाकी नहीं है, सिर्फ एक डिले टैक्टिक्स के तहत उसको पेंडिंग में डाल रखा है। ये उस तंजीम का हाल है जिसके बारे में दिखाया गया कि वो शायद मुल्क की सबसे ज़्यादा खतरनाक तंजीम है। जबकि पता चला कि जिस तरह के एलिगेशन है, जिस तरह का फाल्स प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया गया था, उस तरह का काम करने वाली तो कुछ और तंजीमें मौजूद हैं, उनका ताल्लुक किसी दूसरी कम्युनिटी से है। बहरहाल दो पैमाने नहीं चला करते। इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग आपस में एतमाद के साथ जिंदा रहें। दोहरे पैमाने, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब कुछ होगा तो फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और इस बात के लिए हाजिर हूँ कि अगर कोई सवाल आप करना चाहें तो करें। शुक्रिया। मेरे इल्म में बात नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। बहरहाल इसमें से कौन से बम ब्लास्ट का जिक्र है मुझे तो ये भी पता नहीं है। ना हम इन लोगों इस तरह कामों में दिलचस्पी रखते हैं, ना अपना किसी आदमी के बारे में कह सकते हैं, ये बात बड़े इत्मीनान के साथ कह सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना हम हिस्सा लेते हैं। हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से अपना प्रोग्राम चला रहे हैं और अगर कोई हमारी नॉलेज में भी आ जाए कि इस तरह की दिलचस्पी कोई रखता है आदमी, तो हम उसको अपने साथ नहीं रखते। जी, हिंदुस्तान की जुडिशरी नहीं मानती। मैंने हिंदुस्तान की जुडिशरी नहीं मान रही, ट्रिब्यूनल नहीं मान रहा है। तो कहता है बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस हैं। नाम कुछ इसमें है,
लिखी हुई है चल है ना, इसमें है नाम, नाम मिल जाएगा। अब्दुल रज़ाक, हाँ, मसूद खान, इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, हारून देशमुख, मोहम्मद सिद्दीक, अब्दुल अहद, मोहम्मद रफीक। इनमें से एक 67 ईयर का है, अब्दुल्ला 67 ईयर, अब्दुल रज़ाक की 40 ईयर्स उम्र है, मसूद खान की 36, मोहम्मद रफीक की 51 है, हारून देशमुख को मोहम्मद सिद्दीक की 50 साल के हैं, प्रोफेसर है दोनों। हाँ वही खामगांव में ये। और इब्राहिम की 48 साल, ये सब अतराफ के रहने वाले। वो मौलाना रतब अली साहब एक बड़े आलिम दीन इस्लामिक स्कॉलर है, वो गांव में रहते हैं, मुर्तुज़ा नहीं, ये माना जो है वो गांव में मस्जिद में रहते हैं। वो उनसे फ़ायदा उठाने के लिए अतराफ के लोग जाते ही रहते हैं, उनकी मजलिस बनती है, उस मजलिस में कुरान समझने के लिए, हदीस क्या है, प्रॉफिट का कुछ बयान सुनने के लिए सब लोग आते ही रहते हैं। वैसी एक कुरान सोहबत सामीन का वहदत इस्लामी के हवाले से रखते हैं, सब लोग उसमें शरीक हुए थे। कंप्लीट होने के बाद ये सब मुर्तुज़ापुर, माना एक गाँव है, विलेज है, मुर्तुज़ापुर तालुका है। पुलिस का ये कहना है कि वो सिमी का प्रोग्राम, इसका हम खंडन करते हैं, कोई सिमी का प्रोग्राम नहीं था। हम लोगों से मिले डीजीपी से, सबसे पहले हमने काम किया डीजीपी से मिले, और वो लेटर जो आपको प्रोवाइड किया गया है, डीजीपी को हमने पहला लेटर दिया है कि वहदत इस्लामी क्या है, क्या प्रोग्राम था। हमने ओरिजिनल, क्योंकि हम गिल्टी नहीं है इसलिए साफ साफ डीजीपी से मिले हम लोग, और जाके उनसे बात की साफ साफ कि ये प्रोग्राम था हमारा, हम लौट रहे थे और पुलिस ने हमारे साथ ये ज्यादती की। डीजीपी ने उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है दिए हैं। उसमें एक कमाल की बात है, अब्दुल रज़ाक जो पहला नाम है, उसके एक दोस्त है नॉन मुस्लिम, वो भी डीजीपी के पास गया। उसने कहा कि मैं इसको जानता हूँ पर्सनली, ऐसा आदमी नहीं है। डीजीपी ने उसको हमारे बाद रोककर बहुत सारी बातें की, पूछा अब्दुल रज़ाक के बारे में, और एसपी को ऑर्डर दिया कि ये अब्दुल रज़ाक के बारे में एक नॉन मुस्लिम गवाही दे रहा है, और इसके बारे में तुमको करेक्ट फिर से रिव्यू करना चाहिए क्या है। ऐसी इत्तला हमको मिली। स्टेट होम मिनिस्टर से नितिन राउत से मिले, डॉक्टर नितिन राउत से, आरिफ नसीम खान से मुलाकात की हमने, और भी लोगों से मिले हम लोग। और अगर ये मामला थमेगा नहीं तो हम और मिलेंगे और अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। अदालत से भी हमने उनके पीसीआर के खिलाफ में सेशन में गए हम लोग कि इतना लंबा पीसीआर 10 दिन का, जबकि कुछ भी नहीं है। ये सब किया है। ठीक है, ये बात भी है जी जी कहिए इसकी तरफ तवज्जो देते कि अब आपके स्टेट में जो है करीब इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना पॉलिटिकल गेम तो खेलती हैं, तो हमें डर है कि ये पॉलिटिकल कुछ अपने वो हैं, अहदाफ जिन्हें कहते हैं, कुछ गोल हैं पॉलिटिकल, उनको हासिल करने के लिए फिर एक बार गोया स्टेट की फिजा ख़राब की जा रही है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं। तो ये कम्युनिटी हरासमेंट है, ये तो एक तबके को जो हिरासा करने की कोशिशें हैं, और इस तरह का हिरासा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस मुल्क में जो माहौल मोहब्बत और प्यार का है वो कैसे कायम होगा। आप जुल्म ढाकर हमदर्दियाँ तो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो सेकुलर फोर्सेज हैं यहाँ की, और जो ये कहती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं और सेकुलरिज्म के तहत गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो बीजेपी रिजीम में होता है, अगर वही कांग्रेस के रिजीम में होता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कहाँ उनका एतबार रहेगा, और लोग किस बुनियाद पर उन्हें वोट देंगे। ये सब बातें उनके सोचने की।
आज अरेस्ट बताए, नाम साथ ही एक नाम करेगा। रावी साहब बता दीजिए, नाम एक बता दीजिए जो है। हाँ अब्दुल्ला साहब, 7 लिए हैं, कोई रह गया। शेख महमूद फुसत, वो भी 40 साल 40 साल के हैं, 40। अच्छा एक बात आपको ये बता दें कि SIM की जो एज है, मतलब सिमी के अंदर जो एज है वो 30 इयर्स की है एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जो अखबारात में आया है। 30 साल के अंदर उनका कोई मेंबर होता है, इसमें से एक भी आदमी 30 साल का नहीं। ये एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो एलिगेशन वो वहदत इस्लामी पे लगा रहे हैं कि सिमी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उस बारे में हम कहना चाहते हैं कि 15 साल से वहदत काम कर रही है। उसके पूरे प्रोग्राम्स की हमने ज़ेरॉक्स कॉपी, अखबारात में क्या क्या प्रोग्राम आया है वो सब लगाया है। ये लखनऊ के अंदर 2006 में हमने ओपन सेशन लिया है, 2-2.5 हज़ार लोग आए थे वहाँ पर। दिल्ली के अंदर अभी 5 अप्रैल को हमने जामा मस्जिद में एक बड़ा एक पब्लिक मीटिंग ली है, दिन भर का प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पर ओपन है। उसके फोटोग्राफ्स वगैरह सब आपको हमने प्रोवाइड किए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरग्राउंड पर ऑलरेडी काम कर रही है 15 साल से, सिमी तो 8 साल से बैंड हुई है। वी आर वर्किंग फ्रॉम सिंस लास्ट 15 ईयर्स, वहाँ से हम काम कर रहे हैं। तो ये एलिगेशन बेसलेस है, हम इसको खंडन करते हैं और ये चाहते हैं कि जो लोग अरेस्ट किए हैं बगैर किसी शर्त के उनको रिहा किया जाए और उन पे से पूरे जो दफात लगे हैं उसको जो है खारिज किया जाए। विड्रॉ करने की बात हम करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, और वो ये कि सिमी को बैन जो लगे 8 साल हुए और 25 साल तक वो ऐसे मतलब लीगल उसमें काम करते, ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के एसेस से काम करती रही है। तो जो आदमी 2001 से पहले उसका मेंबर था, क्या उसी इतना मेंबर होना ही काफ़ी है कि आप उसको टेररिस्ट करार दें, उससे झूठे से सीधे इल्ज़ाम लगाएं? दूसरे कि जो बैन होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर है, पर्सन टू पर्सन बैन नहीं है। अब वहाँ 4 आदमी जो कभी सिमी से ताल्लुक़ रखते थे, अगर किसी जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो वो जुम्मा जो है वो सिमी का हो जाएगा, वो कहेंगे सिमी वालों ने जुम्मा कराया है। अगर कुछ लोग सिमी में जो रहे हों वो किसी शादी में जाएंगे तो आप कहेंगे सिमी वाली शादी करा रहे हैं। तो क्या उनको आप बेड़ियाँ डालकर जेल खानों में मुस्तकिल रखना चाहते हैं? आखिर एक कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और हमारी नॉलेज के मुताबिक कोई एक्टिविटी हो भी नहीं रही है सिमी की। लेकिन ये कि कभी किसी का सिमी से ताल्लुक़ था, कोई सिमी के मेंबर का भाई था, कोई पड़ोसी था, तो क्या आप सबके सबको ये कहकर जेलों में ठोस देंगे? ये कहाँ का इंसाफ है, कौन सा कानून है? इस चीज़ को भी हम चाहते हैं कि हाईलाइट होना चाहिए। बैन होने से बहुत से लोग पहले थे, दूसरे कोई तंजीमों वहदत के बारे में हम बतलाते हैं, वो कोई बायोडाटा नहीं किसी का दाखिल करती है पहले कहाँ था। कितने लोग RSS में थे, वो सेकुलर पार्टियों में चले गए, कितने BJP में थे और वो कहीं बहुत से कांग्रेसी BJP में पहुंच गए। रोज़ ही होता रहता है मुल्क के अंदर। तो जब कोई किसी पार्टी में आता है तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनका जो क्राइटेरिया है वो उसके मुताबिक अगर ठीक आदमी है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कि साहब वो कभी किसी के साथ बैठा था, वहाँ फलां के जलसे में गया था और महज इस बिना पर उसे कहा जाए कि ये फलां पार्टी का है और इसके ऊपर तो बैन है, ये सब बेसिस बातें हैं। और इस तरह का डिस्कशन अगर आम हो तो हम इसके लिए तैयार हैं कि इस पर गुफ्तगू की जा सकती है और इसकी बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कहीं पॉलिटिकल गेम तो नहीं जैसे मैंने बताया है। दूसरे ये कि जब किसी पर बैन लग जाता है तो क्या बैन से पहले का ताल्लुक़ भी कोई काबिल एतराज़ होता है? कोई किसी यूनिवर्सिटी में तालीम पाता है, एक यूनिवर्सिटी से बहुत से लोग निकलते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, तो क्या उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है ये कहकर के इसके अंदर जो पढ़ा था वो क्रिमिनल था? जाहिर सी बात नहीं किया जा सकता। तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं हम, मान लीजिए सपोज कोई गलत आदमी कहीं था भी और वो हमारे यहाँ आके दुरुस्त होना चाहता है, तो क्या हम उसे इसलिए कहें कि तुम गलत ही रहो? क्या पुलिस का रोल अदा करें जो क्रिमिनल्स को क्रिमिनल देना चाहती है? रिफॉर्मेशन करने वाली जो पार्टियाँ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो तो चाहते हैं कि बिगड़े हुए सुधर जाए, और आप जो सुधरना चाहते हैं उनको भी ज़बरदस्ती बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें भी डिस्कशन में आनी चाहिए और एक आम इंक्वायरी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए नहीं कि किसी क्या एक्टिविटीज़ नहीं है, कौन कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता रहा है और किसके एक्टिविटीज़ जो है काबिल एतराज़ है, कौन नफरत फैला रहा है और कौन मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की फिजा पैदा करना चाहते हैं। इस पर ओपन डिस्कशन हो तो वी आर रेडी फॉर दिस। अन्याय
कोई बात नहीं है। नए संगठन बनाने की बात होती तो कोई इसका नाम लिया जाता। मैं तो आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ क्या होता है, पहले आदमी को पकड़ लेते हैं, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसके FIR लिखते हैं। पहले बदनाम करने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद कह दिया ये हो रहा है। अगर कोई सबूत हो तो पेश करें। हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए कि वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि नया संगठन बनाया जाएगा और ये किया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जो लिखते हैं, जितने लोग हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माइक को ले लिया, माइक को ले लिया, माइक को ले लिया।